हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। अभी एक्चुअली लगभग सिलेबस पूरा हो गया है, बस ये लास्ट में कुछ तरह-तरह के जो एंटेनास थे ना, वो देख रहे हैं हम लोग। तो कोर्स लगभग फिनिश होने की तरफ है। अब हम लोग थोड़ा रियलिस्टिक एंटेनास देख रहे हैं। लास्ट क्लास हमने ट्रैवलिंग वेव और हेलिकल देखा था। आज हम लोग यागी-उडा और ब्रॉडबैंड स्टार्ट करेंगे। ब्रॉडबैंड में आज हम लोग स्पाइरल एंटेनास देखेंगे और फिर कल हम लोग लॉग पीरियोडिक देख लेंगे। लॉग पीरियोडिक और अपर्चर रेडिएटर्स फिर मतलब नेक्स्ट क्लास मे बी वीकेंड पे देख के फिर ये कोर्स खत्म ही हो जाएगा। और फिर एक क्लास हम लोग थोड़ा सा इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटेशनल मेथड्स देख लेंगे, क्योंकि उदय सर ने भी कहा था कि एक बार थोड़ा डिफरेंट टॉपिक इंट्रोड्यूस कर देने के लिए, जो यूजुअली अंडरग्रेड में तो नहीं पढ़ाया जाता है, मास्टर्स में काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाया जाता है। एप्लीकेशंस बहुत इंटरेस्टिंग है उसके, और आपको अच्छा अंडरस्टैंडिंग भी हो जाएगा सिमुलेटर्स के बारे में उससे। तो आज बस एंटेनास देख लेते हैं और फिर हम लोग क्लास खत्म कर लेंगे। लास्ट क्लास हमने ट्रैवलिंग वेव एंटेना देखा था। तो ट्रैवलिंग वेव एंटेना का केस कैसा था? नॉर्मल एंटेना जो होते हैं, वहाँ पे सोर्स होता है और टर्मिनल्स होते हैं, और उसपे स्टैंडिंग वेव बनते हैं। जो ये अब और ये वेव इस पे ऑसिलेट करते रहते हैं। जैसे वेव ऑसिलेट करते रहते हैं तो फिर फील्ड्स रेडिएट होते हैं और हम लोग किसी एक पॉइंट पे फील्ड निकाल लेते थे। ट्रैवलिंग वेव के केस में क्या था कि हमारा जो सोर्स था, वो ऐसा अलोंग द ग्राउंड ऐसा कुछ केस बन जाता है, या फिर आपका जो सोर्स है उसे उसके 2 आर्म एक तरफ हो जाते हैं, और जो एंड पे होता है, एंड पे हम लोग एक लोड लगा देते हैं, एक मैच टर्मिनेशन, ताकि जितना भी वेव है, जो एक्साइटेशन आ रहा है, करंट ट्रैवल कर रहा है, वो इंस्टेड ऑफ स्टैंडिंग वेव बनाने के, वो एब्ज़ॉर्ब हो जाता है, वो मैच कंडीशन में चला जाता है। तो इस केस में क्या होता है, वेव ट्रैवल करता जा रहा है और इस लोड पे टर्मिनेट होता जा रहा है, स्टैंडिंग वेव नहीं बन रहे हैं। तो इसके और स्टैंडिंग वेव नहीं बन रहे हैं, बट ये फिर भी ये स्ट्रक्चर भी रेडिएट करेगा। अब इस स्ट्रक्चर के हम लोग रेडिएशन पैटर्न वगैरह निकाले थे, और हमने देखा था कि वो ऐसा कुछ आता है। और हम लोग इसको सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया था कि जब ग्राउंड हटाया था, तो इसको एक 2 एंटेना ऐरे की तरह यूज़ किया था, और हमने उसका फ़ील्ड वगैरह सब सॉल्व कर लिया था। तो प्रीवियस नॉलेज काफ़ी सारा यूज़ हुआ, जो ऑलरेडी डिराइव्ड इक्वेशन थे, बस एंटेना ऐरे का कॉन्सेप्ट यूज़ किया था हमने। और ये भी देखा था कि अगर ये लेंथ लंबा होता चला जाता है, तो बीम टुवर्ड्स द डायरेक्शन एंड फायर ज़्यादा होता जाएगा। जितना लंबा होगा ये ट्रैवलिंग वेव का डायमेंशन, एंटेना का डायमेंशन, उतना टिल्टेड होगा हमारा बीम टुवर्ड्स द टिल्ट। ये ट्रैवलिंग वेव था। और हेलिकल का हमने कॉन्सेप्ट देखा। हेलिकल एंटेना में क्या होता था कि ऐसा स्प्रिंग जैसा स्ट्रक्चर होता था। स्प्रिंग अगर बहुत छोटा है और ये गैप्स कम है, तो ये आपका एक डाइपोल की तरह काम करता था, जिसमें ऐसा लूप्स और ये हर्ट्ज़ डाइपोल का कॉम्बिनेशन बनता था। ये कैरी की तरह बनता था और इसका रेडिएशन पैटर्न ऐसा-ऐसा वड़ा जैसा होता था। बट अगर फिर दूसरे केस में हमने क्या देखा, अगर ये लूप्स अगर बड़े हैं, तो ये एंड फायर एंटेना की तरह काम करता था। इस तरह से पैटर्न बनता था। और इस चीज़ का मैथमेटिक्स बहुत कॉम्प्लेक्स था, तो हमने बोल दिया कि हम सिम्युलेटरी या न्यूमेरिकली सॉल्व करेंगे, इसके लिए हम लोग एनालिटिकली सॉल्व नहीं करेंगे। तो ये पहला वाला केस ये हमारा बनता था नॉर्मल मोड, और सेकंड वाला केस को एक्सियल मोड बोले थे हम लोग, क्योंकि एक्सियल वाले डायरेक्शन में रेडिएशन हो रहा था। तो ये 2 था, ट्रैवलिंग वेव और हेलिकल, हमने लास्ट क्लास में देखा। मोस्टली ऐसा फिज़िकल अंडरस्टैंडिंग इस केस में ज़्यादा हमें रखना है। एक अगर आप देखो, आपके पास ऐसा कोई एंटेना है, जो इस तरह से है और ऐसा टर्मिनेटेड है, तो ये थोड़ा समझ में आ रहा है ना कि करंट ऐसा ट्रैवल कर रहा होगा, तो वेव्स भी इधर ट्रैवल कर रहा होगा, तो रेडिएशन इस तरफ कुछ ऐसा बन रहा होगा। अब एग्ज़ैक्टली तो हमें नहीं पता चलेगा, बट थोड़ा अंडरस्टैंडिंग हो जाता है, इस तरह से रेडिएट होना चाहिए। वैसे ही अगर हम लोग स्प्रिंग वाला एंटेना को देखते हैं, थोड़ा-सा ऐसा अंडरस्टैंडिंग लग रहा है कि हमने ऐसा लूप एंटेनास और ऐसा डाइपोल, हर्ट्ज़ डाइपोल देखा था। तो इनका अगर इनको सबको ऐड करेंगे, वो प्रिंसिपल ऑफ पैटर्न मल्टीप्लिकेशन से, तो सबका जो पैटर्न था वो ऐसा एप्पल या वड़ा जैसा दिखता है। अब एप्पल और वड़ा को मल्टीप्लाई कर रहे हैं,
तो कुछ एंड टाइम्स वगैरह बन जाएगा बट सेम पैटर्न बनेगा। और दूसरा ऐसा था कि अगर ये थोड़ा बड़ा है लूप सबका तो हो सक तो अब इस केस में क्या था ये वो छोटे होने चाहिए ये लूप और डाइपोल्स। बट अगर ये काफ़ी सिग्निफिकेंटली बड़ा है तो हम देख रहे हैं कि करंट ऐसे-ऐसे घूम के ऊपर तरफ जा रहा है, तो हो सकता है शायद ऊपर की तरफ रेडिएट कर रहा हो। तो ये हमारा एक्सियल मोड का अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा। तो थोड़ा-थोड़ा हमें फिज़िकल सेंस भी लग रहा है कि अगर एंटेना कैसा दिखता है तो हो सकता है ऐसा रेडिएशन होता हो। किस तरफ पावर ज़्यादा जाता होगा। तो ये इंट्यूशन ना आ जाता है अगर आप ज़्यादा एंटेनास पे काम करो ओवर द टाइम, ये थोड़ा-सा इंट्यूशन बनता चला जाता है। आज हम लोग यागी उडा और ब्रॉडबैंड एंटेना देखेंगे। यागी उडा तो आपको एक्सप्लेन करने में काफ़ी ईज़ी होगा क्योंकि आपने इसे देखा है और हो सकता है आपने साथ खेला भी हो। क्योंकि आपको याद होगा घर के ऊपर ऐसा वाला एक एंटेना होता था ना, ऐसा कुछ, ऐसा एक लाइन पे होता था या फिर ऐसा कुछ थोड़ा कभी-कभी ऐसा लूप जैसा कुछ-कुछ बना देते थे और ऐसे-ऐसे बना देते थे। ऐसा कुछ-कुछ स्ट्रक्चर होता था घर के ऊपर, ऐसा वाला एंटेना। तो ये वाला हम लोग देखेंगे सबसे सिम्पलेस्ट और स्टैंडर्ड यागी उडा है। और ये कैसे काम करता है वो भी देख लेते हैं। और ब्रॉडबैंड एंटेना में हम लोग आज स्पाइरल देखेंगे और स्पाइरल का अंडरस्टैंडिंग थोड़ा-सा आपको इंट्यूटिवली देखना पड़ेगा कि कैसे मैचिंग वगैरह हो रहा होगा, बट देखते हैं हम लोग। ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है वो भी। ठीक है, तो सबसे पहला जो एंटेना है वो आपका यागी उडा एंटेना है और इसको हम लोग ऐरे बोलते हैं। ऑल्दो ये एक सूडो या मतलब असली तरह का ऐरे नहीं है, रियलिस्टिक नहीं, सॉल्व करने के लिए लोग ऐरे का कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। बट ये है एंटेना ही एक मतलब एक्चुअल ऐरे इसलिए नहीं है, क्योंकि इसमें आप ना सिर्फ़ एक एलिमेंट को एक्साइट करते हो और बाकी एलिमेंट ना इसके एक्साइटेशन को यूज़ करके एक्साइट होता है। आप बाकी एलिमेंट को फ़ीड नहीं कर रहे हो। सिर्फ़ एक एलिमेंट है उसमें जो सेकंड वाला एलिमेंट होगा, उसको पावर देंगे हम लोग। बाकी सब ऑटोमैटिकली इसके पावर से ही एक्साइट होगा पैरासिटिक यूज़ करते हुए। तो ये तो पता हो गया ना कि अगर कोई एक चार्ज्ड एलिमेंट है, तो वो दूसरे उसके बगल में अगर कोई और एक एलिमेंट रखा हुआ है जो कि और वो भी कंडक्टर है, तो अगर इस पे चार्ज डेवलप होता है, तो उसके बगल वाले एलिमेंट पे भी वो चार्ज इंड्यूस करेगा। बहुत अ, और अगर ये मेटल्स के केस में तो काफ़ी क्लियरली होता है और आपको बचपन में हम लोग ये वाला करते थे ना कि स्केल को लिया, उसको ऐसा बाल वगैरह में या कपड़े में रब कर दिया, तो और उसके बाद फिर चिट्स बनाते थे पेपर की, उसको रखते थे, तो उसको पास ले जाते थे, तो क्या होता था कि ये चिट्स ऐसे चिपक जाते थे स्केल के ऊपर हमारे, प्लास्टिक का जो स्केल होता था। तो ये कैसा था कि चार्ज इंड्यूस करता है। तो स्केल को आपने क्या किया, आपने स्केल को नेगेटिव चार्जेस दे दिए, तो पेपर पे पॉज़िटिव चार्जेस एक्यूमुलेट उसके पास आते, फिर वो चिपक जाते उससे। एक बहुत और थोड़ा देर चिपके रहने के बाद वो गिर भी जाते थे, क्योंकि वो फिर चार्ज आपस में ट्रांसफ़र हो जाता था, बैलेंस हो जाता था। तो सिमिलरली मेटल्स भी होते हैं, तो मेटल को आप कॉन्स्टेंटली अगर एक वोल्टेज दे दोगे, उसके बगल में एक बिना चार्ज वाला कोई मेटल ला के रखोगे, तो वो पोलराइज़ कर देता है उस चीज़ को। सिमिलरली यहाँ पे भी अगर एक एलिमेंट को अगर पावर दोगे, इसमें प्लस-माइनस फ़ील्ड्स जनरेट हो रहे हैं, ये बगल वाले में भी माइनस-प्लस फ़ील्ड्स जनरेट कर देगा, फिर अगले वाले में प्लस-माइनस फ़ील्ड जनरेट कर देगा, सो ऑन ऐसा चलता जाएगा। वीकर होता जाएगा ऑल्दो मतलब अभी इसमें अगर आप ज़्यादा चार्जेज़ एक्यूमुलेट हुए हैं, तो अगले वाले में थोड़े से कम होंगे, उसके बाद वाले में थोड़ा और कम होंगे, आखिरी बार जाते-जाते कम होता चला जाएगा। ठीक है? तो ये अंडरस्टैंडिंग अगर हमें हो गया है कि ऐसा-सा यागी डायरे दिखता है। एक ऐसे रॉड्स अरेंज्ड हैं स्पेस में, थोड़े-थोड़े डिस्टेंस पे, ऐसे अरेंज्ड है एक लाइन से और इसमें से जो सेकंड वाला एलिमेंट है, उसको हम लोग एक्साइटेशन दे रहे हैं। उसको हम लोग और तो सेकंड वाला एलिमेंट हमारा डाइपोल की तरह ही दिख रहा है। ये हमारा डाइपोल की तरह है और ये फिर बाकी वाले जो टर्म है, ये भी डाइपोल की तरह ही काम करेंगे, बट इनमें एक्साइटेशन डायरेक्टली नहीं है, ये इंड्यूस करके आ रहा है पिछले वाले से। तो ये हमारा यागी-उडा का स्ट्रक्चर हमने डिफाइन कर दिया कि ऐसा एंटेना ऐरे होता है। अब जो पहला वाला कंडक्टर है इसमें जो पहला वाला कंडक्टर है, इसको हम लोग रिफ्लेक्टर बोलते हैं। पहला वाला कंडक्टर को रिफ्लेक्टर बोलते हैं, सेकंड वाला हमारा एक्टिव एलिमेंट है। सेकंड वाला इज़ एक्टिव एलिमेंट। काफ़ी ऑब्वियस है कि इसको एक्टिव एलिमेंट क्यों बोल रहे हैं क्योंकि इसमें एक्साइटेशन दे रहे हैं। और उसके बाद वाले जो सारे हैं वो उसको पैरासिटिक्स बोलते हैं या डायरेक्टर्स बोलते हैं। पैरासिटिक्स
और इस केस में डायरेक्टर्स भी बोलते हैं, ठीक है? तो अब पहला वाला को रिफ्लेक्टर क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो सेकंड एलिमेंट है, वो जब एक्साइट होगा, आप अगर यहाँ नीचे डायग्राम देखोगे जो हम ड्रॉ कर रहे हैं, तो सेकंड वाले एलिमेंट को हमने एक्साइट किया। अब ये डाइपोल की तरह एक रेडिएशन पैटर्न क्रिएट करना शुरू कर रहा है। यहाँ पे एक जो रिफ्लेक्टर है, वो क्या करता है, इस बीम को इस तरफ टिल्ट कर देता है। तो अब इसका रेडिएशन टुवर्ड्स एक्स एक्सिस ज़्यादा हो रहा है, ठीक है? तो पीछे वाला रिफ्लेक्टर इस तरफ से रिफ्लेक्ट करता है, तो सारा बीम एक्स के तरफ शिफ्ट हो जाता है, इस डायरेक्शन में। जो डायरेक्टर्स होते हैं या पैरासिटिक्स होते हैं, पैरासिटिक इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि उनमें खुद का एक्साइटेशन नहीं है। तो वो क्या करते हैं, जो एक्टिव एलिमेंट है, उसका पावर इंड्यूस करते हैं और वो भी रेडिएट करते हैं, और ये क्या होता है कि ये भी डाइपोल की तरह ऐड करेगा। स्पेसिंग अच्छा करेंगे हम लोग, तो ये इसके जो पावर्स हैं वो ऐड अप हो जाएँगे और इस तरफ बढ़ते चले जाएँगे। सिमिलरली उसके बाद वाला एलिमेंट भी थोड़ा पैरासिटिक्स, उसका जो पैरासिटिक्स है, उससे वो इंड्यूस करेगा पावर और वो भी ऐड करता चला जाएगा। उसके बाद वाले भी ऐसे ही। तो क्या होगा, हमें एक एंड फायर पैटर्न मिलेगा जो एंटीना इस तरफ रेडिएट कर रहा होगा। ये थोड़ा-थोड़ा आपका नॉर्मल, आपको एंड फायर एरे अगर याद होगा, ऐसे डाइपोल्स अरेंज थे, तो उसका रेडिएशन कैसा होता था? फेजेस वगैरह सही से रखने से एंड फायर ऐसा पैटर्न बनता था ना, इस तरह का। तो ये बिल्कुल आप एक एंड फायर एरे की तरह इसको कंसिडर कर सकते हो कि एक्स एक्सिस की तरफ, अगर एक्स एक्सिस में अरेंज्ड है, तो एक्स एक्सिस की तरफ रेडिएट करता होगा। ये इंट्यूशन से हमें पता लग रहा है कि ये इस तरफ रेडिएट करता होगा, और जो पैरासिटिक्स है वो डायरेक्टली एक्साइट नहीं हो रहे, वो एक्टिव एलिमेंट से थोड़ा करंट ड्रॉ कर रहे हैं, मतलब उसे उससे इंड्यूस कर रहे हैं और फिर रेडिएट कर रहे हैं। तो इसका अरेंजमेंट ऐसा है, और ये इसलिए ईज़ी है ना इसको डिज़ाइन करना, क्योंकि सिर्फ़ एक एलिमेंट को फ़ीड करना है, बाकी को बस हम लोग को उसका पोज़ीशन फ़िक्स करना है। बाकी ऐरे में क्या होता था, हर एलिमेंट को हम लोग, अगर अब हर एलिमेंट को एक्साइटेशन दे रहे हैं ना, तो हम लोग हर एलिमेंट को हम लोग को फ़ीड करना होगा, कितना फ़ेज़ पे रखना है, कितना डिस्टेंस रखना है, तो वेरिएबल्स बढ़ जाते थे कि क्या-क्या करना पड़ेगा ऑप्टिमाइज़ करने के लिए। अगर आप एक एलिमेंट को फ़ीड करो, बाकी को बस डायरेक्टर पैरासिटिक की तरह यूज़ करो, तो केवल फिज़िकल पोज़ीशनिंग करना है, इसको आगे ऐसे पोज़ीशन ऑप्टिमाइज़ कर देंगे। फ़ीडिंग फ़ेज़ का लफड़ा है ही नहीं इस चीज़ में, तो सीधे-सीधे वो ऐड अप हो जाएगा और हमारा ये ऐरे की तरह एक्ट भी करेगा, और हमें ऐरे वाले बेनिफिट्स भी मिलेंगे, डायरेक्टिविटी बढ़ जाएगा, गेन बढ़ जाएगा। तो ये सब जो फ़ायदे होते हैं वो हमें मिल भी जाएँगे और एंड फायर परफ़ॉर्मेंस भी आ जाएगा। तो ये जो 3 टू n जो टर्म्स आ रहे हैं, इनको डायरेक्टर्स बोलते हैं। तो डायरेक्टर से हमें 2 फ़ायदे होते हैं, 2 एडवांटेजेस। तो पहला वाला मेजर है, पहला वाला क्या है? पहला वाला इज़ आपका वो डायरेक्टिविटी बढ़ाता है। नाम ही डायरेक्टर्स है, तो डायरेक्टिविटी बढ़ा रहा है। डायरेक्टिविटी बढ़ाने का मतलब है कि गेन भी बढ़ेगा, ठीक है? और जो सेकंड एडवांटेज है, वो होता है किसी-किसी केस में थोड़ा-सा बैंडविड्थ भी बढ़ता है। इसे आप बैंडविड्थ भी बढ़ा सकते हो। उसके लिए क्या करना होगा कि इनका जो लेंथ है डायरेक्टर्स का, इनको आपको हल्का-सा वेरी करके देखना पड़ेगा कि कितना लेंथ बढ़ाने या कितना लेंथ घटाने से उसका बैंडविड्थ बढ़ेगा। अब बैंडविड्थ बढ़ने का कैसा केस है? हर जो डाइपोल है, उसका एक रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी होता है, ठीक है? अगर आप इसका पावर जो देख रहे हो कि ये आपका, अगर एंटेना को अगर हम, ये फ्रीक्वेंसी है और ये आपका ट्रांसमिटेड पावर अब कहाँ पे मैक्सिमम, ये S11 बोलते हैं, जो रिफ्लेक्टेड पावर एट पोर्ट। ऐसा अगर हम रेजोनेंस बता रहे हैं और बैंडविड्थ बता रहे हैं, ठीक है? कि इस पॉइंट पे, इस ये F नॉट पे हमारा रेजोनेंस आता है। तो रेजोनेंस आता है तो क्या होता है, सारा पावर रेडिएट हो रहा है। तो हमारा जो पोर्ट पे हम देख रहे हैं यहाँ पे इस पॉइंट पे, तो यहाँ पे हमें कुछ भी रिफ्लेक्टेड नहीं मिलता, सब कुछ गायब हो गया है इधर। मतलब जो पावर है हमारा रेडिएटेड, वो हमारा यहाँ पे सॉरी, पावर है जो रिफ्लेक्टेड है। रिफ्लेक्टेड पावर हमारा यहाँ पे मिनिमम मिनिमम हो रहा है, और सिमिलरली अगर हम लोग पावर रेडिएटेड देखेंगे, पावर रेडिएटेड, तो वो मैक्सिमम होगा एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे, अगर एक डाइपोल है तो, ठीक है?
उसका रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे। बट अगर हम लोग क्या करेंगे ना, एक और रेडिएटर उसके बगल में लाके रख देंगे, उसके जस्ट थोड़े बगल में ही रेडिएट कर रहा हो, रेजोनेट कर रहा हो, तो उसका जो टोटल पैटर्न बनेगा वो कैसा बनेगा? ऐसा, ये जो थोड़ा बोल्डर कर्व बना है। और अगर हम लोग और एक रेजोनेंस उसके जस्ट बगल में लाके रख देंगे तो क्या होगा, ये थोड़ा और चौड़ा हो जाएगा। सिमिलरली और एक अगर रेडिएटर वो डायरेक्टर आपका बगल में ही रेजोनेट कर रहा है, तो आपका ऐसा बैंडविड्थ बढ़ता चला जाएगा, ठीक है? तो आप चाहो तो बैंडविड्थ भी बढ़ा सकते हो इस इसके जो लेंस है, ये जो डायरेक्टर्स हैं, इनके लेंस को वेरी करके। तो बैंडविड्थ भी बढ़ सकता है, बट सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, डायरेक्टर्स क्या करते हैं, डायरेक्टिविटी बढ़ाते हैं, नाम से ही पता चल रहा है। रिफ्लेक्टर क्या करता है, उसका उसको बीम को एक्स एक्सिस की तरफ टिल्ट कर रहा है। रिफ्लेक्टर अब माइनस एक्स एक्सिस की तरफ रेडिएशन कम करता है, तो आपका फ्रंट टू बैक रेशियो भी बेटर हो जाता है, और डायरेक्टिविटी बढ़ जाता है डायरेक्टर से। तो यही अंडरस्टैंडिंग रहा है। और अब आप देखोगे तो जो एलिमेंट के जो लेंस है, वो यूजुअली लोगों ने बहुत सारा मैथ करके या न्यूमेरिकल मेथड से, सिमुलेटर से ऑप्टिमाइज़ करके बता भी दिए हैं। तो आप अगर ये 5 एलिमेंट आ रहे थे ना? 1 सेकंड। 6 एलिमेंट यागी उड़ा के लिए आप अगर टेक्स्ट बुक में देखोगे तो आपको वैल्यूज़ भी दिए हुए हैं। ये जैसे hi है आपका, जो हाइट है, तो फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट के लिए सिक्स्थ एलिमेंट तक n इक्वल टू 6 तक अगर हम लोग जा रहे हैं, तो इसके हाइट्स भी दिए हुए हैं, एलिमेंट के बीच का स्पेसिंग दिया हुआ है। तो और आप अगर ये वैल्यूज़ यूज़ करोगे तो आपको ये पर्टिकुलर परफॉर्मेंस पैरामीटर मिलेंगे। तो डाइपोल का आपका डायरेक्टिविटी कितना होता था? 2.15 डीबी या फिर 1.6। और आप वही अगर यहाँ पे भी एक ही डाइपोल को एक्साइटेशन दे रहे हैं, बट हमने क्या किया, ये डायरेक्टर और रिफ्लेक्टर ऐड किया, तो हमारा डायरेक्टिविटी बढ़ के 8.77 हो गया। दिस इज़ सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट हमारा। आपका हाफ पावर बीम विड्थ भी 45 डिग्री हो गया, डाइपोल के लिए आई गेस 90 डिग्री था। पहला साइड लोब भी -7.2 है, और डाइपोल के लिए ये शायद -6 या -5 जैसा कुछ था, बट ये भी काफ़ी रिड्यूस हुआ है, और फ्रंट टू बैक रेशियो भी काफ़ी बेटर हो चुका है। डाइपोल के फ्रंट टू बैक रेशियो 1 आई गेस 1 था, तो 0 डीबी था। तो ये काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस आ चुका है। और आप नेक्स्ट स्लाइड में देखोगे कि ये इसका बेस्ट परफॉर्मेंस भी नहीं है। आप अगर इंडिविजुअली अगर हर एक जो डायरेक्टर और डाइपोल और सबका डायमेंशंस था, जो स्पेसिंग था, उसको इंडिविजुअली आप अगर और ट्यून करोगे, तो उसका डायरेक्टिविटी आप बढ़ा के 12.58 डीबी तक जा सकते हो। हाफ पावर बीम विड्थ भी और नैरो हो जाएगा, और पहला साइड लोब भी और रिड्यूस हो जाएगा, फ्रंट टू बैक रेशियो भी इम्प्रूव हो सकता है। तो उसके लिए आपको देखो यहाँ पे वैल्यूज़ भी दिए हुए हैं कि 6 एलिमेंट के लिए ही और बेटर रिफाइंड वैल्यूज़ अगर आप यूज़ करो तो इतना इम्प्रूव हो सकता है। तो ये था यागी उडा एंटेना का कॉन्सेप्ट कि एक रिफ्लेक्टर, मल्टीपल डायरेक्टर्स, एक एक्टिव एलिमेंट का कॉम्बिनेशन आपको एंड फायर कैरेक्टरिस्टिक्स देता है, ऐसा रेडिएशन आपको मिलता है। और ये एक सिंपल डाइपोल जैसा फीडिंग नेटवर्क लेता है, ऐरे जैसा अरेंजमेंट है, और आपको इम्प्रूव्ड परफॉर्मेंस मिलता है। ठीक है, तो यागी उडा एंटेना डिस्कस हो गया। इसमें से किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो।
तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करेंगे। यागी-उडा एंटेना का हमने डेफिनेशन देख लिया। बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड सा ही इसका हिसाब है कि एक रिफ्लेक्टर, एक एक्टिव एलिमेंट, बहुत सारे डायरेक्टर्स, इन सब का कॉम्बिनेशन हमें एक एंड फायर रेडिएशन पैटर्न देता है विथ हायर गेन, हायर डायरेक्टिविटी, बेटर फ्रंट टू बैक रेशियो, लोअर साइड लोब, बेटर हाफ पावर बीम विड्थ, नैरोअर हाफ पावर बीम विड्थ अगर आपको उसका नीड है तो। तो ये हमारा यागी उडा एंटेना हो गया और ये हमारे बहुत पॉपुलर टीवी एंटेना होते थे। अब आजकल डिश एंटेना आ चुका है जो कि एक पैराबोलिक एंटेना है। हम लोग पैराबोलिक एंटेनास डिस्कस नहीं करेंगे अनफॉर्चुनेटली इस कोर्स में, बट आप लोग चाहो तो पढ़ सकते हो। पैराबोलिक एंटेना का कॉन्सेप्ट ऐसा है कि हम लोग एक रेडिएटिंग एलिमेंट जो होता है हमारा, उसको एक पैराबोलिक रिफ्लेक्टर अगर हमारे पास है, उसके फोकस पे रख देते हैं। तो आपको अगर आपने स्फेरिकल मिरर्स वगैरह का या लेंसेज़ का चैप्टर देखा होगा, तो ये एक आपका मिरर की तरह है। फ़ोकस पे अगर आप कोई भी एलिमेंट रख दो, तो और उसको हम डायरेक्ट कर देते हैं रिफ्लेक्टर की तरफ, तो क्या करता है कि जो बीम है, वो रिफ्लेक्टर पे जाता है और फ़ोकस से अगर आपको कोई रे आता है मिरर पे, तो वो पैरेलली ऐसा इन्फिनिटी की तरफ पैरेलली चला रिफ्लेक्ट होता है, तो ऐसा कॉन्सेप्ट बनता है। तो प्लेन वेव इंस्टेड रिफ्लेक्ट करते हैं वो, क्योंकि वो फ़ोकस पे प्लेस किया हुआ है और मिरर पे रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, रिफ्लेक्टर पे आ रहा है उसका वेव्स। रे थ्योरी से आप देख सकते हो। ऐसा अगर फ़ोकस पे कोई भी चीज़ रखोगे, तो वो इस तरह से रेडिएट करता है, रिफ्लेक्ट होके। तो ये पैराबोलिक रिफ्लेक्टर का कॉन्सेप्ट है और डीप में आप चाहो तो खुद से पढ़ सकते हो। नेक्स्ट ब्रॉडबैंड एंटेना का कॉन्सेप्ट देखेंगे। ब्रॉडबैंड एंटेना यहाँ पे बहुत सारा टेक्स्ट लिखा हुआ है जो आप गो थ्रू कर सकते हैं। एडवांटेजेस लिखे हुए हैं जैसे कि अगर आपके पास कोई ब्रॉडबैंड एंटेना है तो आपको फ्लेक्सिबिलिटी और वर्सेटिलिटी मिलता है कि आपको अगर नहीं पता है कि आपका सोर्स कित पावर पे रेडिएट करेगा या आपका जो सोर्स है वो अलग-अलग फ्रीक्वेंसी पे रेडिएट करना चाहता है या आपको बहुत सारी फ्रीक्वेंसी पे रेडिएट करना है। बहुत सारे कारण हो सकते हैं कि आपको एक ब्रॉडबैंड एंटेना का नीड हो। आपको नहीं, आपको चाहिए कि ये अभी तक जितने एंटेनास देख रहे थे वो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे बहुत अच्छा कर रहा होगा या उसका हार्मोनिक अच्छा कर रहा होगा, रेडिएशन उसका। बट हमें चाहिए कि अगर ये मल्टीपल फ्रीक्वेंसीज़ पे सब फ्रीक्वेंसी पे अगर रेडिएट कर रहा हो, जो-जो हमें लेकिन चाहिए कि F1 से F2 फ्रीक्वेंसी 2 गीगाहर्ट्ज़, 3 गीगाहर्ट्ज़ सब पे रेडिएट करना है। तो हमें ऐसा ब्रॉडबैंड एंटेना बनाना पड़ेगा जो केवल एक फ्रीक्वेंसी से पे मैच ना हो, मल्टीपल पे हो। तो वो उन एंटेनास को ब्रॉडबैंड एंटेना बोलते हैं। आजकल तो बहुत तरह के डिज़ाइन्स आ चुके हैं। हम लोग सबसे शुरुआती जो पॉपुलर डिज़ाइन्स थे, उन पे फ़ोकस करेंगे जो टेक्स्ट बुक्स में ज़्यादा मिलते हैं। और अभी रीसेंट ट्रेंड्स में तो आप चाहो तो पेपर्स के थ्रू गो थ्रू कर सकते हो। रिसेंटली ऐसा बो टाई एंटेना बहुत पॉपुलर होता है क्योंकि ऐसे टेपरिंग वगैरह करने से हमें बैंडविड्थ ज़्यादा मिलता है। अ, तो बो टाई आजकल बहुत चला हुआ है, आपको पेपर्स में दिखेगा। हम लोग अभी स्पाइरल पे देखेंगे और लॉग पीरियोडिक देखेंगे, वो दोनों ही ब्रॉडबैंड एंटेनास है, बट उनका स्ट्रक्चर थोड़ा बड़ा होता है एज़ कम्पेयर टू ऐसे बो टाई एंटेनास। और फिर पोलराइज़ेशन का भी एक इम्पोर्टेंट चीज़ रहता है कि आपको कभी-कभी सर्कुलर पोलराइज़ेशन चाहिए, कभी-कभी सर्कुलर पोलराइज़ेशन नहीं चाहिए। एडवांटेज हमने 2 क्लास पहले देखा था कि सैटेलाइट कम्युनिकेशन वगैरह में एंटेना का ओरिएंटेशन वगैरह बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो उस केस में क्या होता है कि हम अगर सीपी सर्कुलर पोलराइज़्ड वेव्स भेजेंगे, तो एंटेना का ओरिएंटेशन उतना मैटर नहीं करेगा। कैसा भी अलाइन्ड हो एंटेना, वो पावर ज़रूर रिसीव करेगा। तो सीपी एंटेनास भी हमें चाहिए होता है। तो स्पाइरल एंटेना जो हम लोग अभी डिस्कस करेंगे, वो सर्कुलर पोलराइज़्ड भी है और ब्रॉडबैंड भी है। और उसका रेडिएशन कैसे होता है, वो बहुत ईज़िली भी हम लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं। सबसे पहले हमें एक टर्म देख लेना है, स्पाइरल एंटेना के लिए, वो है इक्वी एंगुलर स्पाइरल, ठीक है? उसको ऐसे डिफाइन करते हैं, ये उसका मैथमेटिकल इक्वेशन है, ये जो लोकस है, इसको आप प्लॉट करोगे, तो ऐसा स्पाइरल बनेगा, ऐसा सेंटर से उसका रेडियस बढ़ता चला जाएगा और आप जब भी अगर नॉर्मल बनाओ उससे जो सेंटर से आप ये आर्म पे
तो ये आर्म घूमता चला जा रहा है, बट ये जो एंगल हमेशा बनेगा जैसे वो फिक्स रहेगा। इस केस में 80 डिग्रीज़ है। ये आप चेंज भी कर सकते हो। आपका ये एंगल अगर बड़ा-छोटा होगा तो आपका स्पाइरल ज़्यादा टाइटली वुंड होगा या ज़्यादा लूज़ली वुंड होगा, ठीक है? तो और इन पैरामीटर्स पे डिपेंड करता है। तो आप अगर ये इक्विएंगुलर स्पाइरल आप अगर ड्रॉ कर पा रहे हो, क्योंकि आपको ये ड्रॉ करने आना चाहिए अगर आप स्पाइरल एंटेना बना रहे हो, तो ये एक स्ट्रक्चर बन गया, ये एक ग्राफ बन गया। अब ऐसे इस इन ग्राफ्स को यूज़ करके आप आपका स्पाइरल एंटेना बना सकते हो। नेक्स्ट क्या करना होगा, इक्विएंगुलर स्पाइरल अगर हमने बना लिया है, अब ऐसे इस इक्विएंगुलर स्पाइरल आपको देखोगे तो यहाँ पे 2 आर्म यूज़ हो रहे हैं, टोटल 2 आर्म है यहाँ पे, ये जो शेडेड एरिया है, ये 2 आर्म है और इसके लिए ऐसा 4 स्पाइरल लगा है। इन 4 स्पाइरल को आप अगर सेंटर से स्टार्ट कर दो और मेटल फिल कर दो उन अल्टरनेट स्पेसेस के बीच में, तो आपको एक ऐसा 2 आर्म इक्विएंगुलर स्पाइरल एंटेना बन जाएगा और जो सेंटर में है, वहाँ पे आप सोर्स दे दोगे। तो ये स्ट्रक्चर बन गया इक्विएंगुलर ये स्पाइरल एंटेना का। अब ये एक वेबसाइट यहाँ पे लिंक दिया हुआ है स्लाइड्स में। आप अगर इसको ओपन करोगे तो डेस्मोस बहुत अच्छा ग्राफ ड्रॉ करने का वेबसाइट है। वहाँ पे आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं आर नॉट, ए, फाई डेल्टा का, और ये स्पाइरल कैसे बढ़ता-घटता चेंज होता है वो आप ट्राई कर सकते हो। तो ये स्पाइरल एंटेना का उसको लॉगरिथमिक स्पाइरल भी बोलते हैं क्योंकि ये एक्स्पोनेंशियल फॉर्म में है। आप अगर लॉग ले लोगे तो ये लॉन के टर्म में भी रिप्रेजेंट हो जाएगा। उसको लॉगरिथमिक स्पाइरल भी बोलते हैं या इक्विएंगुलर स्पाइरल बोलते हैं। तो कन्फ्यूज़ नहीं होना है अगर लोग अलग-अलग टर्म यूज़ करें। ठीक है? तो ये इसका डिज़ाइन आ गया। इक्विएंगुलर स्पाइरल का ये इक्वेशन ऐसा होता है। ये मैथमेटिशियंस लोग से हमें पता है। लॉग के टर्म में भी लिख सकते हैं। इस वेबसाइट पे आप ट्राई कर सकते हो और ये एक स्पाइरल एंटेना बन सकता है अगर आप ऐसे 4 ग्राफ यूज़ करो और मेटल भर दो इनके बीच में। इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर के लिए देखो यहाँ पे इक्वेशंस भी लिखे हुए हैं। जो 4 अ, ग्राफ्स यूज़ हुए हैं वो यहाँ पे लिखे हुए हैं। इनको आप अगर यूज़ करोगे तो ये ऐसा स्पाइरल एंटेना बन जाएगा। यहाँ पे किसी को डाउट है कि कंस्ट्रक्शन कैसे हुआ? ये काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड से ही था, अच्छा दिख भी रहा है ऐसा मूवी में जो लॉलीपॉप दिखाते थे, वैसा जैसा है। तो याद रहेगा ये कि जैसे स्पाइरल बनाना है और जगरी दिख रहा है हमें और सेंटर पे फीड करेंगे हम लोग। और कहीं न कहीं ट्रंकेट करना पड़ेगा हमें क्योंकि जो स्पाइरल होता है ये यूजुअली इन्फिनाइट टाइम्स घूमता चला जाता है काफ़ी दूर तक। तो ये आर नॉट का वैल्यू से हमें डिसाइड हो जाता है कि कहाँ पे ट्रंकेट हो रहा है। तो ये हो गया हमारा, तो ये स्पाइरल हमने बना लिया। कोई डाउट होगा तो आप पूछ सकते हो। नेक्स्ट एक बार ये स्पाइरल एंटेना बन गया है, अब वोल्टेज सोर्स सेंटर में डाल देंगे। अब ये रेडिएट कैसे करेगा? हुँ, तो इस स्लाइड में ही बताते हैं। तो ये रेडिएट कैसा करेगा? अब ये सेंटर में वोल्टेज है ना, अब ये जो वोल्टेज है, ये इन आर्म्स में ट्रैवल करेगा। इन आर्म से ट्रैवल करेगा और एज़ सून एज़ हम इसको मान लो आप एफ नॉट फ्रीक्वेंसी पे रेडिएट करना चाहते हो, ठीक है? एफ नॉट फ्रीक्वेंसी के लिए आपके पास लैम्ब्डा नॉट वेवलेंथ आएगा और ये पर्टिकुलर लैम्ब्डा नॉट वेवलेंथ के लिए लैम्ब्डा बाय 2 डिस्टेंस पे जाएगा और उस जगह पे वो अपना बेस्ट मैचिंग कंडीशंस उसको मिलेगा और वहाँ से वो सरफेस को लीव करके रेडिएट करना शुरू कर देगा। अब क्या होगा, आप अगर F1 फ्रीक्वेंसी पर रेडिएट करना चाहते हो, तो F1 के लिए लैम्ब्डा 1 आपको लेंथ मिलेगा, लैम्ब्डा 1 के लिए वो लैम्ब्डा 1 बाय 2 कोई पर्टिकुलर लेंथ पे जाएगा, उस जगह पे ये मैच हो जाएगा डाइपोल की तरह और फिर वहाँ से वो रेडिएट करना शुरू कर देगा। ठीक है? तो अ, लास्ट जो इसका जिस भी जो भी फ्रीक्वेंसी है, मान लो एफएन कोई फ्रीक्वेंसी है जहाँ पे आप ट्रंकेट कर रहे हो, उस फ्रीक्वेंसी तक इसको क्या होगा कि यहाँ पे जो वेव ट्रैवल करेगा, उसको उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे उसको बेस्ट कंडीशन मिलेंगे रेडिएट होने का और वो वहाँ से मैच होके वहाँ से रेडिएट करना शुरू करेगा। और जो लोएस्ट फ्रीक्वेंसी है मान लो यहाँ पे एफ नॉट आपको सबसे लोएस्ट फ्रीक्वेंसी मिला था एफ नॉट, तो वहाँ पे उसके लिए रेडिएट करता सॉरी। तो हमें क्या दिखा कि एफ नॉट से एफएन फ्रीक्वेंसी रेंज तक स्पाइरल एंटेना रेडिएट कर सकता है। तो ये हमें मिल गया ना एक ब्रॉडबैंड एंटेना। ये फ्रीक्वेंसी से थोड़ा इंडिपेंडेंट इसलिए है कि किसी भी एफ नॉट फ्रीक्वेंसी और एफएन फ्रीक्वेंसी के लिए ये
इसी एंटेना में कहीं न कहीं उसके लिए बेस्ट पॉइंट मिलेगा रेडिएट होने के लिए। तो ये एक स्पाइरल एंटेना इस तरह से काम करता है कि जो भी आप एक्साइटेशन दोगे इस वोल्टेज सोर्स पे, वो इस एंटेना में ट्रैवल करेगा और अपना बेस्ट पॉइंट ढूँढेगा जहाँ पर से वो रेडिएट हो सकता है। और इस एंटेना का खासियत ये है कि ये ऑलमोस्ट 30 टू 1 फ्रीक्वेंसी रेंज, मतलब आप अगर 1 गीगाहर्ट्ज़ से स्टार्ट करो, तो आप 30 गीगाहर्ट्ज़ तक मैचिंग कंडीशंस क्रिएट कर सकते हो स्पाइरल एंटेना में रेडिएट करने के लिए, तो काफ़ी ही वाइड बैंडविड्थ आपको मिलता है। तो ये स्पाइरल एंटीना का रेडिएशन है का मैकेनिज़्म है। वो अपने लिए अपना बेस्ट कंडीशन ढूँढता है जहाँ पे करंट्स बेस्ट फ्लो करेंगे और वहाँ से रेडिएट करेंगे। एक और एडवांटेज ये है कि क्योंकि इसमें करंट ऐसा सर्कुलरली फ्लो कर रहा है, विज़ुअली भी आपको दिख रहा है कि करंट सर्कुलेट कर रहा है। तो इससे जो रेडिएशन होता है, वो सर्कुलरली पोलराइज़्ड होता है, व्हिच इज़ वेरी गुड। तो सर्कुलर पोलराइज़ेशन हो जाता है। अब इस एंटीना का एक ही नुकसान जो हमें दिखता है, वो है कि ये आपका दोनों आर्म्स है ना, तो आपका अगर आप ये 2D प्लेन में आप उसको टिल्ट करके देखोगे, तो ऐसा स्पाइरल ऐसा बन रहा होगा। तो इसका रेडिएशन ऊपर और नीचे दोनों तरफ हो रहा होगा। ये डाइपोल या जो भी जैसा आपने देखा था, ये ऊपर-नीचे दोनों तरफ रेडिएट करेगा। बट अगर हमें चाहिए कि केवल एक तरफ ही रेडिएट करे, फ्रंट टू बैक रेशियो अगर हमें इम्प्रूव करना है, तो हम क्या करेंगे, स्पाइरल को ऐसा कोन में रैप कर देंगे। ऐसा बर्थडे कैप होता है ना, बर्थडे कैप ऐसा होता है। तो ये जो स्पाइरल है, इसको हम लोग इसके ऊपर ऐसे घुमा देंगे, जैसे हेलिकल का भी था। तो ऐसे घुमा देंगे तो क्या होगा कि जो सारा पीछे की तरफ रेडिएशन नहीं होगा, कम होगा और सारा का सारा रेडिएशन आगे की तरफ फ़ोकस हो जाएगा। तो हमें एक एंड फायर एंटेना भी मिल जाएगा और जो कि फ्रंट टू बैक रेशियो भी इम्प्रूव हो चुका है। बैंडविड्थ भी बहुत हाई है, 30:1 फ्रीक्वेंसी रेंज उससे हायर मिल गया है हमें और ये सर्कुलरली पोलराइज़्ड भी है। तो ऐसा हर चीज़ में ये एंटेना काफ़ी अच्छा परफ़ॉर्म कर रहा है जो हमें चाहिए। तो यहाँ पे पॉज़ करेंगे और आपको मैकेनिज़्म समझ में आए कि नहीं आए कि ब्रॉडबैंड एंटेनास कैसे वर्क कर रहे हैं और स्पाइरल एंटेना के बारे में। मतलब ब्रॉडबैंड में हम लोग 2-3 एंटेना देखना चाहेंगे, तो उसमें से स्पाइरल एंटेना आपको समझ में आया कि नहीं? हमने पहले देखा कि ये आर्म किस इक्वेशन से बनेंगे, इसमें जब रेडिएशन होगा तो एक्साइटेशन अलग-अलग फ्रीक्वेंसी के लिए ये पॉइंट ढूँढ लेता है इस एंटेना में ही कहाँ बेस्ट कंडीशन है रेडिएट होने का और फिर वो रेडिएट करता है। और एक जो प्रॉब्लम था कि ये इसका फ्रंट टू बैक रेशियो खराब था। फ्रंट टू बैक रेशियो इज़ एंटेना के ऊपर और एंटेना के पीछे कितना रेडिएशन हो रहा है। अब बहुत बहुत सारे केसेज़ में हम चाहते हैं कि एंटेना एक तरफ ही रेडिएट करे, दूसरी तरफ ना करे। तो फ्रंट टू बैक रेशियो इम्प्रूव करने के लिए हम लोग उसको एक ऐसा बर्थडे कैप या कोन के में रैप कर देंगे तो वो भी इम्प्रूव हो जाता है। तो इसमें से किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। इतना तक ही आज का डिस्कशन का था। अगर डाउट नहीं है तो फिर हम लोग क्लास को एंड करेंगे। ठीक है? तो आपको अगर डाउट बाद में भी हो तो आप से भी मैसेज करके पूछ सकते हो। हम लोग क्लास को यहीं पे एंड करते हैं और नेक्स्ट क्लास प्रोबेबली वीकेंड्स पे होंगे। आपको टाइम वगैरह बता दिया जाएगा। थैंक यू फॉर जॉइनिंग एवरीवन।